हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रहेगा और ये पार्ट 2 रहेगा, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, देन यू विल बी प्रोसीड टू पार्ट 2। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था और कुछ सर्किट डायग्राम बताए थे। अब उस सर्किट डायग्राम में क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड फॉर कंपोनेंट इन द सर्किट डायग्राम। जो क्या-क्या कंपोनेंट हैं जो सर्किट डायग्राम में यूज़ होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है, बैटरी यूज़ होती है, स्विच यूज़ होता है। तो ये क्या है, इसके सिंबल हैं जो सर्किट डायग्राम में यूज़ होते हैं। और एमीमीटर जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था ये कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर है हमने बताया था वो कहाँ कनेक्ट होता है, एमीमीटर में। और ये रेजिस्टेंस है, इसको हम इससे मेजर करते, मतलब इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। सो ये आपको एक बार रिमाइंड रहना चाहिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। व्हाट इज ओम्स लॉ? फाउंड आउट द, ये जो ओम्स लॉ है क्या बताता है, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई, जिसे हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मतलब ये रिलेशनशिप बताता है करंट और जो मेटेलिक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा होता है, उनके बीच में डिफरेंस बताता है। अब क्या ओम्स लॉ क्या कहता है, ये बात है। तो ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आती है, व्हाट इज ओम्स लॉ, या फिर ये पूछा जाता है लॉज ऑफ ओम्स। ठीक है, तो फिर ये आपको बिल्कुल एज इट इज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वही ये लाइन है, और वही आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, कहीं उसका आगे पीछे सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a metallic wire in a electric current is directly proportional to the current flowing through it प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, I से। I मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जो वायर इन इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर मतलब जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, अच्छा, अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम जब हम इक्वल टू का साइन लगाना चाहें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और जो हम कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं वो है आर। आर हमने बताया क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, बी वी इज इक्वल टू आई आर। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम बी से हम मेजर करते हैं, आई मतलब करंट जिसे हम आई से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर मतलब रेजिस्टेंस, ओके, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो रोकता है, करंट फ्लोइंग है ना, ज्यादा अमाउंट में अगर करंट हो जाते उसको क्या करते हैं, रोकता है। हमें सिस्टमैटिक मतलब सही तरीके से करंट पास होना चाहिए। आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ ए चार्ज। रजिस्ट मतलब रोकता है, ये डेफिनेशन है कि चार्ज की फ्लो को रोकता है थ्रू इट, जो भी फॉलो कर रहा है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्टेंस, आपको पूछा जाए कि आप रेजिस्टेंस निकालिए, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। मतलब आई जो है इस तरफ देखिए कि हमारे पास जो ये था फॉर्मूला था वो वी इज इक्वल टू आई और आर था। ठीक है, अब क्या करना है कि आप आई को इस तरफ ले जाइए, तो आई को इस तरफ ले जाएंगे तो वी अपॉन आई हो गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आ निकाल सकते हैं। अब आप इमेजेस में देख रहे होंगे ये एक जो है वी आई ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि स्ट्रेट लाइन मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वी जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, आई से था, इसलिए दोनों चीज साइड बाय साइड इंक्रीज होंगी। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड, अगर आपसे पूछा जाए कि
वन रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी कंडक्टर में, दो कंडक्टर के बीच में अगर फ्लो कर रहा है तो वो 1 V से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द करंट थ्रू इट, और जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसे हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ओके, सो अब बात करते हैं हम करंट की। अब हम करंट को कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। इससे आप करंट भी, अगर आपसे पूछा जाता है कि करंट फाइंड आउट कीजिए, तो आप इससे क्या करते हैं? करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस सिंपल V अपॉन आर हो जाएगा। अब V को वहीं रहने दीजिए और R को नीचे ले आइए, तो अब आपके पास क्या हो गया फॉर्मूला? V अपॉन आर, तो वो किसके इक्वल हो गया? करंट के इक्वल हो गया, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। जो करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, इसलिए हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। द रेजिस्टेंस इज हाफ। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस जो है हाफ हो गया, मतलब टू डबल हो गया, हाफ नहीं डबल हो गया, तो इसको हम 2 लिख देते। ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। इसको काट देते, इसको फिर से देखते हैं एक बार, कि हमारे जो पास जो फॉर्मूला था वो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई था। तो इसने बोला कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर को 1 मानते हैं, तो 1/2, तो ये हाफ हो गया ना। अगर V और R को आप रिमूव कर देंगे तो हाफ हो गया। इन अ मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देखा है बहुत सारे केसेस में कि जो करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो हमेशा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा आपने ये आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। कभी-कभी हमारा जो फ़ैन है बहुत ज़्यादा स्पीड में तेज़ करना, स्पीड में चलने लगता है, कभी-कभी स्लो हो जाता है, तो वो ड्यू टू करंट इफ़ेक्ट की वज़ह से होता है। द डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू वेरी द रेजिस्टेंस, कोई भी डिवाइस में अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, वोल्टेज में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? वो क्या है? रियोस्टेट है। उसको हम क्या कहते हैं? रियोस्टेट। अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और वोल्टेज आपका चेंज नहीं होता, तो वो क्या कहलाएगा? रियोस्टेट कहलाएगा। एंड द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और उस टाइम पर जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? क्या होगा उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस? वो होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको 3-4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले नाइक्रोम वायर लेनी है, बल्ब लेना है जो 10 वॉट का होगा, और एक एमीमीटर लेना है और प्लग लेना है, और इसको ना सर्किट डायग्राम में अटैच कर देना। ये आपका सर्किट डायग्राम है, और जो एक्स और वाई का पॉइंट दिख रहे हैं उसको आपको छोड़ देना, बाकी सब आपको सर्किट डायग्राम मतलब कनेक्ट कर लेना है। ओके, सो ये नाइक्रोम वायर है, 10 वोल्ट बल्ब है, और ये टॉर्च बल्ब है। अब क्या करेंगे? आप एक एक करके इसको फिट करेंगे, करिए कनेक्ट करेंगे आप। तो आप क्या देखेंगे? आप क्या मेजर करते हैं? आर द अम्मीमीटर रीडिंग डिफर फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट। अगर आप अम्मीमीटर को रीडिंग करें, सबसे पहले नाइक्रोम वायर को कनेक्ट करें, फिर रीडिंग करें, 10 वॉट को बल्ब को कनेक्ट करें, फिर रीडिंग करें, टॉर्च बल्ब को कनेक्ट करें, फिर रीडिंग करें, तो आप क्या देखेंगे? क्या सबका सेम कंपोनेंट है? क्या सब में सेम सेम आ रहा है, या फिर कुछ डिफर है कंपोनेंट्स में, कुछ गैप है? व्हाट डू यू अबाउ ऑब्जर्वेशन, क्या आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें? तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, जैसे हमारे पास टॉर्च बल्ब थी, हमारे पास क्या था? टॉर्च बल्ब थी, और नाइक्रोम वायर थी, 10 वॉट बल्ब था।
तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर हम यूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट करंट भी पास होगा। तो वाई डू दे डिफर, आप सोच रहे होंगे अब क्या ये क्यों डिफरेंट है। सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन इजी पाथ, तो कुछ जो पाथ होते हैं बहुत इजी होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ सर्किट करंट, बहुत आसानी से करंट फ्लो कर देते हैं, वाइल अदर रेसिस्ट फ्लो, और कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ना रोकते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। इसलिए कभी क्या होता है, सबके अलग अलग कंपोनेंट्स का सबका अलग अलग करंट फ्लोइंग का तरीका होता है। वी नो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन है अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, वो क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत फ्री होता है कि वो हमेशा मूव ही करता रहता है। दे आर रीस्ट्रेन बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम, वो रीस्ट्रेन होता रहता है एटम्स के अट्रैक्शन की वजह से, और वो क्या करते हैं, मूव करता है। ओके, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय अ रजिस्टर, और इसी मोशन को जो कंट्रोल करता है, जो रोकता है उसको, वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस कहला जाता है। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस, जो हमेशा लो रेजिस्टेंस फॉलो करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, और जो हाई रेजिस्टेंस फॉलो करेगा, जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा वो पुअर कंडक्टर होगा। ए कंडक्टर हैविंग सेम सम एप्लीकेबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, कुछ एप्लीकेबल रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर हैव इवन हाई रेजिस्टेंस, कुछ इंसुलेटर होते हैं जिनके रेजिस्टेंस जो है वो हाई होते हैं। अब आता है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहले लेंथ डिपेंड रहती है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, ये सब चीजें डिपेंड करती है नेचर पर, एरिया पर और लेंथ पर। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेंथ, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली इसलिए क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ, तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन के। और हमने बताया था कि जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, जो इसमें कांस्टेंट टर्म यूज होती है वो उसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं हम उससे, रो। रो इज अ कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। इसको कनेक्ट कर देना, यहाँ पर ये ओम मीटर है। ओके, ओम मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि एरिया आपको पता है मीटर में यूज करते, तो हमारा जो लेंथ है वो हमें मीटर में यूज करते हैं ना, इसलिए तो ओम मीटर इसका हो गया। तो इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये एक करेक्टरिस्टिक है मटेरियल की। मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, जो मेटल और एलॉय होते हैं उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, ये आप रेंज देख सकते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जैसे कि रबर और ग्लास है ये इंसुलेटर है, और जो इनकी रेजिस्टिविटी वो 10 की पावर 12 है, ये 10 की पावर 12 है। ठीक है, और 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 12, और ये 10 की पावर -17 है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी टेम्परेचर, जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगी वो दोनों चेंज करेंगे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये दोनों चीजें भी चेंज होगी। रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हाई, जो रेसिस्टिविटी होती है एलॉय की वो हमेशा हाई होती है कंस्टिट्यूट मेटल्स के, कंस्टिट्यूट मतलब उसके पार्ट्स के मेटल से, इसलिए जो है एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न, इसलिए वो जल्दी से बर्न नहीं होता, और इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में, इसको टोस्टर में हम यूज करते हैं। और जो टंगस्टन है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये सब एलॉय हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, और इन सब में हम इसको यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो थैंक यू।